नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में ही उनकी गिरफ्तारी का अनुमान जताया था। वहीं इससे पहले जैन ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि वह गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल ने जनवरी में कहा था, हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में पंजाब चुनाव से कुछ समय पहले ही ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने जा रही है। उनका बहुत स्वागत है। इससे पहले भी केंद्र ने सत्येंद्र जैन के यहां छापेमारी कराई थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 10 मार्च को पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर अब सत्येंद्र जैन के साथ क्या होगा। गिरफ्तारी तो हो गई, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। कानून के मुताबिक 24 घंटे के भीतर सत्येंद्र जैन को स्पेशल कोर्ट के सामने पेश करना होगा। पेशी के दौरान ईडी को स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर जैन की गिरफ्तारी की गई और क्या उनसे हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए या फिर नहीं। अब ईडी जब अपनी इस प्रक्रिया को अंजाम देगी, तब जैन की लीगल टीम उनकी बेल की याचिका दायर कर सकती है। पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें हिरासत में ना लिया जाए। वैसे तमाम वरिष्ठ वकील ये भी मानते हैं कि ईडी की असल चुनौती कोर्ट में शुरू होने जा रही है। पिछले मामलों को भी देखकर कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी का आधार बताना सबसे बड़ा पड़ाव साबित होने वाला है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि राजधानी दिल्ली में कल शाम अचानक आए तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर पेड़ गिरे और लोगों को आने जाने में भी परेशानी हुई। लेकिन कल शाम को एक और तूफान आया। जी हां, सियासी तूफान। सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत पूरी आम आदमी पार्टी इसे फेक केस कहते हुए बीजेपी पर हमले कर रही है। तो कभी केजरीवाल के खास रहे कुमार विश्वास ने भी फौरन तीखे शब्द बाण छोड़े। कुमार ने लिखा कि यह केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। मैंने कहा था कि निजी संबंध अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसका जवाब दो। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बकायदा वीडियो जारी कर तंज कसा और कहा कि सबको सिखाते हैं ईमानदारी और आपके मंत्री ही हैं हवाला कारोबारी। दिलचस्प यह है कि कुछ महीने पहले ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करा सकती है। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर दिल्ली के मंत्री की गिरफ्तारी क्यों हुई और इस केस में 200 बीघा जमीन का क्या मामला है। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ ईडी का केस 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई उस एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर 4.5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। पैसे का यह खेल 4 कंपनियों के जरिए किया गया था। ये सभी कंपनियां सत्येंद्र जैन से जुड़ी पाई गई हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि जैन और उनकी पत्नी की इन कंपनियों में 1/3 हिस्सेदारी थी। दोनों जांच दिल्ली के औचंदी, बवाना, कराला और मोहम्मद माजवी गांवों में 2010 और 2016 के बीच 200 बीघे से ज्यादा जमीन की खरीद पर आधारित है। ये खरीदारी जैन और उनके परिवार के सदस्यों की फर्मों द्वारा की गई है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने फर्जी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और बीजेपी को वहां चुनाव हारने का डर है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जैन को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया है। सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा कि अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर शुरू कर दिया, क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी हैं। वहीं आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि जैन को पूर्व में ईडी ने 7 बार तलब किया था, लेकिन उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए जैन को गिरफ्तार किया गया।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद जैन को अब ईडी ने सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक बेबुनियादी मामले में गिरफ्तार किया है। संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य मंत्रियों के खिलाफ छापे का हवाला देते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्रीय एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को निशाना बनाया है। ईडी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री कथित तौर पर कोलकाता की मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद कर रहे थे। 5 अप्रैल के अपने कुर्की के आदेश में एजेंसी ने पीएमएलए केस में अंकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और उनके परिवार के करीबी सदस्यों स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन को सह आरोपी बनाया था। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और सुरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, जो गिरफ्तारी अभी सत्येंद्र जैन की गई है, सब लोग आप पर हावी है और हर कोई यही आरोप लगा रहा है कि ये तो होना ही था। ईमानदारी का आप लोग राग अलापते हैं, लेकिन आपके मंत्री ही हवाला कारोबार में लिप्त हैं। हालांकि आपके दावे और वादे उलट हैं। आपका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा केस ही फेक है। देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में देखा होगा पंजाब में भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी पार्टी कितनी सख्ती से पेश आई और अपने ही मंत्री को हटाने में जरा सा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, और देश की जनता भी बड़े गौर से देखती है, पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अपना कॉकस बनाया है और उनके इकबाल में क्षरण किया है, उसकी एक अगली कड़ी है। आप उठा के इतिहास देख लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो तो किस तरह से वहां ईडी दौड़ा दिए जाते हैं पवार साहब के पास, बिहार चुनाव में देख लीजिए कि किस तरह से सीबीआई घोड़े छोड़ दिए जाते हैं, बंगाल चुनाव में देख लीजिए, और नतीजे ढाक के पास निकलते हैं। इसके बाद में जब चुनाव खत्म, उसके बाद में कोई बात सामने आती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी जो पटखनी देती हुई दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी के सवाल जिसके ऊपर लगातार ये हमला, इतना हमलावर होने के पीछे का कारण आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सब जगह से आती है, और जिस तरह से दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी ने उनको बीट किया है, और अब वो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से निकल करके अलग अलग स्टेट में अपने जनाधार को, चूंकि लोगों के मन में जो विश्वास पनपा है आम आदमी पार्टी के प्रति, उसका परिणाम है कि ये इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कल शाम में उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जब मामला अदालत में जाएगा, ये 2 मिनट भी ठहरने वाला नहीं है। आज ही इसके बाद से बहुत बड़ी चुनौती ईडी की तब शुरू होने वाली है जब उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। सुरेंद्र सिंह जी, आरोप आप पे लग रहे हैं सर सीधे सीधे कि ये सिर्फ आप लोग फेक केस चलाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, और आम आदमी पार्टी से डर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो कौशिक जी हमारे बड़े भाई हैं और पुराने हमारे जानने वाले हैं। अभी नए पार्टी में प्रवक्ता बने हैं, तो पहले तो बधाई मैं देता हूँ। ये शुक्रिया। और साथ ही मैं यही जरूर कहना चाहूंगा कि अभी कौशिक भाई ने कहा कि जबरदस्ती जो है इनके ऊपर आरोप लगा है। मैं आपके इनपुट को पहले मैं एक वीडियो भेज चुका हूँ। आज से 5 साल पहले हम लोग धरना प्रदर्शन उस टाइम मांग किया था कि सत्येंद्र जैन जी को आप बर्खास्त करो, इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। आपके इनपुट के पास अभी वीडियो पहुंचा हुआ है पल्लवी जी, आप अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको गिनती करा रहा हूं। संजय सिंह खुद कह रहे हैं ये कैसी ईडी है कि 8 साल से केस चले ही जा रहा है और इस केस का निपटारा नहीं हो रहा है, और बीच में जांच रुक जाती है, बीच में पूछताछ नहीं होती है, फिर से पूछताछ शुरू हो गई। ये बात तो संजय सिंह ने खुद ने कह दिया। लिस्ट अब सुनिए, लिस्ट तो सुनिए कितने लोग इस भ्रष्ट में शामिल हैं। अभी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला जी का इन्होंने खुद कहा कि वो भ्रष्ट थे, हम उनको
उनके ऊपर कार्रवाई किया, उनको जेल भेजा। जसवंत सिंह जी इन्हीं के नेता है, बलबीर सिंह जी इन्हीं के नेता है, अमनतुल्ला खान इन्हीं के नेता है, गीता रावत इन्हीं के नेता है, निशा सिंह इन्हीं के नेता है, सोमनाथ भारती ऑलरेडी जेल में है, ताहिर हुसैन जेल में है। तो ये तमाम वो लोग हैं, या तो कहीं ना कहीं दंगा करवाया है, हिंसा करवाया है, या तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है किसी प्रकार से आय से अधिक संपत्ति के उस मामले में अंदर गए हुए हैं। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि लूट खसोट और इस प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया है पल्लवी जी। ये तमाम लोग ऐसे हैं। सिर्फ केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं साफ सुथरा हूं, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। मैं आप कह रहा हूं कि केजरीवाल जी से ज्यादा झूठा आदमी कोई नहीं है इस देश के अंदर। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बेटा की कसम खाता हूं, माँ की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गार्ड नहीं लूंगा। ये तमाम घोषणाएं केजरीवाल जी ने किया था और कौशिक सर को मालूम है इस बात का, उन्होंने कहा थी। और उन्होंने अभी हरियाणा के अंदर जो है एक भाषण में कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर 12 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने सरकारी दी है। दिल्ली के अंदर 440 नौकरी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा हम 20 हॉस्पिटल बनाएंगे, एक भी हॉस्पिटल कहीं नहीं बनाया। अगर वो जमीन भी खरीद लिए हो तो सिर्फ जमीन का कागज दिखा दें। उन्होंने कहा 500 स्कूल हम बनाएंगे, सिर्फ एक स्कूल का जो है, एक स्कूल के अंदर जाके सिर्फ उसको ठीक ठाक करा दिया और पूरे 5 साल जो है एक ही स्कूल को बेच रहे हैं। मैंने स्कूल ठीक करा दिया, मैंने स्कूल ठीक करा दिया। नहीं सर, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। डीडीसी बस में देखिए 10,000 से ज्यादा डीडीसी बस लेके आऊंगा। जी, देखिए ऐसा है एक भी सर बस कि लेके अगर आप नहीं आए। दिल्ली की शिक्षा और वो व्यवस्था भी के बारे में 150 बात करना बस चाह रहे हैं तो आदरणीय वो सुधरी प्रधानमंत्री है, मोदी जी ने वो दिया है। सुधरी है। आपके नकारने से कुछ हो नहीं जाएगा। दिल्ली में अगर शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो वो पहले से बेहतर हुई है। अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं। जो गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की गई, ये लीगल थी क्या? और 8 साल से केस चल रहा है। कितना ढीला काम है ईडी का कि 8 साल से केस चले ही जा रहा है और उसे खत्म करने का नाम ही नहीं। और अब कौन सा ये समय चुना, ये टाइमिंग समझ में नहीं आती है। ये पूरा गड़बड़ जो है वो टाइमिंग की वजह से होता है। कब गिरफ्तारी होती है, या तो कहीं आसपास चुनाव होते हैं या फिर किसी राज्य में चुनावों की सुगबुगाहट होती है, उसी बीच में इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं। राजेश दीक्षित जी, इस मामले में तो आप भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या यूं कहेंगे कि हाँ, ईडी ने जो कार्रवाई की वो एकदम सही की? अब आपको ईडी कोई किसी केंद्र द्वारा प्रभावित संस्था नहीं लगेगी। आप सुनिए, सीबीआई हो, आप ईडी सुनिए हो, राजेश जी ये क्या कह रहे तमाम हैं। एजेंसी स्वतंत्र है, इसमें सरकार का ये कोई तो लेने आपको देने भी नहीं पता है कि क्या और जहाँ तक आपको भी बात पता है रहा- सर क्या टिप्पणियां हुई हैं इन एजेंसियों के लिए और इन स्वतंत्र संस्थाओं के लिए। कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं वो पल्लवी आपको जी- मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। अब राजेश जी का रिएक्शन लेने दीजिए मुझे। राजेश दीक्षित जी। पल्लवी जी मैं धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र जी का, बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे साथ ही अभी आपके प्रवक्ता जी बैठे थे, वो कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन जी निर्दोष हैं और हमने पंजाब में हमारे मंत्री ने किया घोटाला, कम से कम माने इस बात को हटाया। तो जब इनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी तो नैतिकता के आधार पर इनको स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए। रही भाजपा की बात, तो भाजपा जब भी कभी चुनाव नजदीक आते हैं और जब भी इन्हें खतरा होता है तो ईडी का ये इस्तेमाल करते हैं। 8 साल से ये केस चल रहा है, 17 में FIR हुई थी, ईडी शांत बैठी थी और इनको काम करना चालू कर दिया। ये पहला केस नहीं है। लोकसभा का इन्होंने गिरावट बांट इसी तरह परेशान किया था। जब जब जिस प्रदेश में चुनाव आते हैं वहां पे इनकी पार्टी नेताओं से होता है, उसके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करके सीबीआई परेशान करना इनका काम है। ये आज का नहीं, इनका शुरू यही काम है। संजीव कौशिक जी। तो ये सब ये काम ही इनका। देखिए पल्लवी, अभी तक के वक्त में हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को देखा है और काम करने की जो शैली है
उससे भारतीय समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो अकुलाहट पैदा हो गया था उसके मन में, और वो सोच रहा था कि यदि कोई विकल्प मिले, साफ सुथरी राजनीति करने वाला पढ़ा लिखा इंसान यदि राजनीति में आए, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो लोगों के सरकारी मुद्दों की बात करे, पानी की बात करे, बिजली की बात करे, वैसा कोई राजनीति करने वाला आया और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को मोड़ दिया। उसके पीछे पीछे बहुत सारी पार्टियां चलना शुरू कर दी। बड़ी आसानी से ये कह देते हैं दिल्ली के बारे में जब बात होती है तो गुजरात मॉडल, जिस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में गई, और दिल्ली मॉडल को लेकर के भारतीय जनता आम आदमी पार्टी यदि जा रही है चारों तरफ, तो दोनों का फर्क आपको सीधा समझ में आ जाएगा। दिल्ली के किसी एक रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले या गरीब गुरबों से पूछिए कि आज आपके बच्चे यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपको आत्मग्लानि होती है या गर्व महसूस होता है। मुझे ईमानदारी से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो व्यक्ति गर्व महसूस करता है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बदली हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। अलग अलग स्टेट के जिन स्टेट से दिल्ली का कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग आके देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। स्वास्थ्य की बात कर ले, मोहल्ला क्लिनिक बहुत छोटा सा नजीर केस ऐसा किया आम आदमी पार्टी ने कि विदेशों से लोग आकर के उसका मुआयना कर रहे हैं और वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पानी, बिजली, सड़क, क्या चाहिए हिंदुस्तान के नागरिकों को? हिंदुस्तान के नागरिक अपने लिए कमा लेंगे, खा लेंगे, जिंदगी बना लेंगे, लेकिन सरकार का काम यही होता है कि उनके बच्चों को शिक्षा बेहतर मिले, स्वास्थ्य बेहतर मिले, पानी बेहतर मिले, बिजली बेहतर मिले, और इन सब चीजों पर काम करना आता है भारतीय जनता पार्टी के। जैसे केवल बातें नहीं बनाती है आम आदमी पार्टी, काम कर रही है, और इसी काम से परेशान होकर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरा जोर लगाने के बावजूद में पंजाब में मुंह की खाई, रास्ते साफ बिल्कुल साफ हो गए। आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है, गुजरात में भी केवल मुख्यमंत्री और टीम बदल देने से नहीं होता है। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आपने जो काम नहीं किया है कोरोना काल में, जिस तरह से आपने लापरवाहियां बरती हैं, जितने लोगों की जान गई है, निश्चित तौर पे वहां के लोगों में भी खलबलाहट है और वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो। 27 साल तक पानी के जैसे जमे आप हुए ये हैं। कहना चाह रहे हैं कौशिक साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल में रैली है और इन सारी चीजों से डरकर ये बड़ी कार्रवाई की गई? आपको सच में ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन की वजह से प्रधानमंत्री की रैली पर कोई फर्क पड़ जाता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि सत्येंद्र जैन को जब प्रभारी बनाया गया तभी से वो आंख में छुपने लगे, करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जैसे केवल ये बात तो अरविंद केजरीवाल केजरीवाल पंजाब चुनाव से पहले भी कह रहे थे। उन्होंने तो जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप देखिएगा पंजाब चुनावों के आसपास सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब गिरफ्तारी नहीं हुई, अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो आप इसे सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। सियासत तो तब भी थी, सियासत आज भी, और सियासत तब क्यों नहीं की गई गिरफ्तारी? सर तब भी कर लेनी चाहिए थी गिरफ्तारी। आप हमें ये बताइए कि ये कौन सा वक्त देख करके इस तरह से आज गिरफ्तारी की गई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यदि ये मामला इतना गंभीर था तो इतने दिनों तक लंबा खींचा क्यों? क्या ये काम करने की शैली है? मैंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान के शीर्ष अदालतों में बैठे हुए जजों की आंखों में आंसू टपकते हुए। आरबीआई की साख खा गई ये लोग, ईडी को जब चाहते हैं तब दौड़ा देते हैं जिसके यहाँ, सीबीआई को बना दिया इन लोगों ने, तोता से भी बुरे हाल में पहुंचा दिया इन लोगों ने सीबीआई को। इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, कहीं भी इलेक्शन कमीशन हो, विपक्षी पार्टियां जाती हैं जब उनके बारे में शिकायत करने, कोई सुनवाई नहीं होती है, अदालतों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये तमाम जिसके बारे में मैं इशारा कर रहा हूँ, इन तमाम संवैधानिक संस्थानों के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने कॉकस बनाया, उसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की ये अगली कड़ी है। आने वाले दिनों में आप देखते रहे, बहुत कुछ करेंगे ये, लेकिन जनता जागरूक है, जनता जानती है कि कौन लोग काम करने वाले लोग हैं, कौन लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांगने वाले हैं, कौन लोग छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वाले हैं, और कौन लोग काम दिखा के आपसे। पहली बार भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री था दिल्ली में जो घूम रहा था इलेक्शन के समय और कह रहा था कि आपको लगता हो कि यदि हमने काम नहीं किया तो आप हमें वोट मत दें, आपको लगे कि नहीं आपके बच्चों के लिए हमने काम किया है, आपके स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया है, तो आप हमें वोट दीजिए, और लोगों ने वोट दिया। अलका लांबा ने साफ तौर पर पूछा है कि अगर आप पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि एक मंत्री को कैबिनेट से हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वही कार्रवाई करके आप दिल्ली में भी नजीर पेश कीजिए, सत्येंद्र जैन को हटा दीजिए उनके पद से। पल्लवी, दोनों में अंतर है। पहली बात तो ये कि वहां पे यदि भ्रष्टाचार के मामले आए तो आम आदमी पार्टी ने खुद जांच कराई, खुद उसको सामने लाया और खुद कार्रवाई की वहां पे। लेकिन जहां राजनीति से प्रेरित एक कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पे पहले पार्टी अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में पहले खुद तो जांच करेगी ना, खुद तो देखेगी ना, उसके बाद में इस तरह की कार्रवाई करेगी। तब तो बड़ा आसान रहा कि हमने आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करा दी और आपको मंत्रालय छिन जाए, आपको जेल में भेज दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए। पार्टी ऐसा नहीं मानती है। मैंने फिर कहा कि पार्टी ऐसा मानती है कि राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई अदालत में बिल्कुल नहीं ठहरने वाली।
सुरेंद्र सिंह जी। देखिए, संजीव भाई ने बहुत सफाई से जो है ना अपनी बात को तो रख दिए। इन्होंने कहा कि पंजाब में किस प्रकार से हमारी सरकार आ गई। संजीव भाई ये भूल गए कि 4 स्टेट में आपकी जमानत जब्त हो गई। और जहां तक बात रहा हिमाचल की, तो मैं आपको याद दिला दूं, हिमाचल की पूरी अध्यक्ष सहित जो है ना, जितने भी इनके वहां के पुराने 8 साल के जो कार्यकर्ता थे, वो सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिए। एक बात। दूसरी बात, अभी उत्तराखंड के जो जिनको इन्होंने चीफ मिनिस्टर घोषणा किया था, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए। तो ये अब भूल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बातों की। सुरेंद्र जी, आपका पूरा जवाब हम लेंगे, उससे पहले एक बार सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है और नहीं मिल पा रहा है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं और हम आज बात कर रहे हैं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बारे में। ईडी ने 8 साल पुराने मामले पर उनकी गिरफ्तारी की है और तीनों मेहमान लगातार इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए पल्लवी जी, कल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने जो कहा कि सत्येंद्र जैन के ऊपर 8 साल से ये चल रहा था, वो चल रहा था। अरे भैया, आप इतना ईमानदार हैं तो जिस प्रकार से आपने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया, जेल भेजाया, आप इनसे रिजाइन ले लो। और अगर ये साफ सुथरा है, अच्छा है, जिस दिन ये इनके ऊपर से दाग हट जाएगा, आप उनको मंत्री बना देना। कौन आपको रोका है मंत्री बनाने से? तो एक बात। दूसरी बात, जहां तक रहा, अभी हरियाणा के अंदर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि हमने दिल्ली के अंदर ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और जब मैं दोबारा दिल्ली के अंदर आऊंगा तो यमुना में हम डुबकी लगा के आएंगे। ये तो आपने भी देखा है, दुनिया भी देखा है कि यमुना के अंदर कितना इन्होंने क्या किया है। बल्कि केंद्र सरकार से करोड़ों रुपया इन्होंने हड़प लिए और कोई कार्रवाई नहीं किया अब तक। यमुना का पानी अब तक गंदा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, विकास की जहां तक इन्होंने बात किया, तो मैं आपको एक गिनती कराता हूं विकास की, कि विकास होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में क्या किया और इन्होंने 7 साल में क्या किया है। प्रधानमंत्री कलाम कल्याण योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं पिछले साल, 1-1.5 सालों से। 1 करोड़ 22 लाख आवास योजना हमने दिया शहरी में, 1 करोड़ 3 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हमने दिया। 11 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय, हमने जो इज्जत घर है वो हमने देने का काम किया। हर घर नल योजना जो है 6 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद आप देखिए 8 साल में 15 एम्स, 15 ज्यादा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया गया है। पिछले 8 साल में 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया गया और 18 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान योजना। आप सोचिए आयुष्मान योजना जो है, जो कि आज गरीब लोगों को 5 लाख से ज्यादा इलाज कराने के लिए कितना अहम ये योजना है, और केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं किए। आप सोचिए कि अदर जगह पे लागू होता और केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि बाहर से 500 रुपए के टिकट कटा के आ जाते हैं और दिल्ली में इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भैया, दिल्ली में इलाज करा रहे हो, दिल्ली आपकी नहीं है, ये दिल्ली पूरे देश की है। इस बात को आप मानो। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। केजरीवाल जी एक भी ऐसी योजना मुझे बता दे जो कि जमीनी स्तर पर देने का काम किया है। ये तो आप संजीव जी से लेंगे जवाब। राजेश दीक्षित जी का एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको?
जी पल्लवी। बताएं राजेश जी, मेरा सवाल मैं 2-3 बार पूछ चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन उसका मुझे घुमा फिरा के जवाब मिल रहा है कि 8 साल से एक केस कैसे चल सकता है और बीच में केस एकदम ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर उस केस को उछाला जाता है और अब जब हिमाचल के चुनाव हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है तो फिर से इस केस को तूल दिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। कार्रवाई पर सवाल नहीं उठ रहा लेकिन कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है सर। ये पल्लवी जी, मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं, ईमानदार बताती उतनी क्वालिटी ईमानदार है नहीं। यदि ईमानदार है तो 8 साल से ये केस चल रहा है, 17 में FIR हुई, तब इनको इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया गया? इनको क्यों बनाए रखा गया स्वास्थ्य मंत्री? और रही भाजपा की बात, तो भाजपा के तो ये चरित्र ही है कि जब जब चुनाव आते हैं तब ये नेताओं के साथ ईडी का दुरुपयोग, CBI का दुरुपयोग करते हैं। अब 8 साल से इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब चुनाव नजदीक आए हैं, ये कहीं ना कहीं भयभीत होंगे। मैंने इससे पहले ही बताया कि इन्होंने इसी प्रकार से दिल्ली के जब केंद्र के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो रॉबर्ट वाड्रा जी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उनको फंसा करके उनकी जांच कराए हैं। आज पूछताछ करा रहे हैं, कल पूछताछ करा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं ना। अभी कुछ दिन पहले आपके रावत साहब की जो है ना कंपनी है। सुरेंद्र जी, मैं बीच में बोला नहीं हूँ, जब आपका नंबर आए बोलिएगा, आप आराम से सुनिए। कोई कंपनी कहीं कुछ नहीं, सब आप लोग बनावटी सब करते हैं। सबको पिंजरे में बंद किए हो, चाहे ईडी हो चाहे CBI हो, आप अपने प्रकार से उसका दुरुपयोग कराते हैं। वही आपके साथ भी कर रहे हैं, जो आपने कांग्रेस के साथ किया। लेकिन इनकी कमी ये है कि इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री को लेना चाहिए था जब FIR दर्ज हो गई। जब क्लीन चिट मिल जाएगी तब ठीक बना लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ी ये देखिए, केजरीवाल छोटे भाई हैं तो मोदी जी बड़े भाई हैं। झूठ बोलने में आपने कहा कि बहुत बड़े झूठे हैं केजरीवाल जी, तो बात आपकी सख्त है, लेकिन झूठ बोलने में पूछ रहे हैं कि एक फर्जी मामले में वो अपने मंत्री को कैसे हटा सकते हैं? ये तो फर्जी मामला है ना उनके हिसाब से, और आप चाह रहे हैं फर्जी मामले में मंत्री पर कार्रवाई कर दें। फर्जी मामला ये कह रहे हैं, जब उनके ऊपर केस लागू हो गया है तो उनको इस्तीफा दिला देना चाहिए। जब ये साबित हो जाए कि ये फर्जी था तो अपने आप वो रिहा हो जाएंगे, छूट भी जाएंगे, उनसे ऊपर से दोष भी हट जाएगा, फिर से मंत्री बना ले। क्या यही क्लीन चिट दे देंगी? यही न्यायालय बन जाएंगी केजरीवाल जी? लेकिन सुरेंद्र जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि मोदी जी बहुत झूठे हैं, लेकिन छोटे भाई, झूठ बोलने में बड़े भाई मोदी जी। कौशिक साहब, छोटे मियाँ बड़े मियाँ चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे पल्लवी, कांग्रेस पार्टी की हालात जो है वो देश की जनता देख रही है और समझ रही है। अपने बारे में ज्यादा सोचे कांग्रेस पार्टी तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कहाँ है कांग्रेस पार्टी, किस जगह पे खड़ी है, वो आत्मचिंतन करे तो ज्यादा बेहतर है कि आखिर एक ऐसी पार्टी नहीं, कौशिक जी, एक ऐसी पार्टी, ये जी बिल्कुल, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, देश की जनता ये बात समझ रही है। और एक ऐसी पार्टी, मैं आपकी तारीफ में कह रहा हूँ, एक ऐसी पार्टी जो पहले पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई थी, आज उसका हश्र क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लोग जानते हैं। दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के जिस तरह से राष्ट्रीय योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं, कम से कम ये अच्छी बात इस मायने से मुझे अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को देखते तो है वो। यदि बेहतर होता कि वो दिल्ली की योजनाओं की बात करते, अपने स्टेट लेवल की योजनाओं की बात करते, तो शायद ये बराबरी की बात होती। वो लगातार उन योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्हीं योजनाओं की बात सुन लीजिए। सुरेंद्र जी, आपको जानकारी है कि उज्ज्वला योजना में जितनी महिलाओं को दी गई थी सिलेंडर, उसमें से कितनी फीसदी दोबारा नहीं भरी गई? आपको जानकारी है क्या? आप यदि उपलब्धि शौचालय को मानते हैं, आपके जहन में ये बात है कि खाते खुलवा देना बड़ी उपलब्धि है, और आपके जहन में ये बात है कि लोगों को समझा दे कि करप्शन पे हमने लगाम लगा दिया। आपको पता है कि एक शौचालय का जब पैसा 12,000 रुपया जाता है तो उसमें से कमीशन कितने लगते हैं? या एक आवास योजना प्रधानमंत्री यदि गांव में पहुंचता है तो उसमें से कितने कमीशन लेते हैं लोग? कितने कट लगते हैं साहब? 5-5 कट लगते हैं। जमीन पे रहने वाले लोग हैं, आप भी और हम भी, हम लोग जानते हैं कि किससे पैसे का बंतर बाट होता है। केवल खाते में पहुंच जाने से पैसे हूबहू उतने ही नहीं पहुंच जाते, सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट बना हुआ है। आप इसकी बात नहीं करेंगे, आप उस तरह की बातें करेंगे जो हवाई है। आपने बुलेट ट्रेन पर लोगों को चढ़ा दिया, आपने कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चलाएंगे। क्या स्थिति हो गई? उसके शरीर पर से आपने गंजी तक खींच लिया, बनियान तक खींच लिया आपने।
आज की स्थिति यह है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। उसके बारे में आपसे जब बात की जाती है तो आप मंदिर मस्जिद की बात करने लगेंगे, शिवलिंग और फव्वारे की बात करने लगेंगे। सरकारी मुद्दों की बात कीजिए ना, गांव में जाके देखिए कि लोग कितने त्रस्त हैं, बेरोजगारी से कितने नौजवान बिलबिलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया आपने पिछले 8 सालों में। कभी कल्पना की है कि जब एक कोई प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं, जब एक कोई सरकारी उपक्रम बेचते हैं तो उसमें से कितनी नौकरियां खत्म होती है? यदि आपने एयर इंडिया को बेचा तो उसमें से तत्काल ही 45% नौकरियां उसी समय खत्म हो जाती है। आपको जानकारी ही नहीं है, या जानकारी है तो इसके बारे में बताइए देश की जनता को कि क्यों नौकरियां खत्म कर दी आपने। और लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो आप कहते हैं कि आप 50,000 रुपए और 35,000 रुपए मुद्रा लोन ले लीजिए और पकौड़े छानिए, पकौड़े तलिए। ये हिंदुस्तान को आपने दिया है, बना दिया है आपने। रोजाना सुबह से शाम तक केवल और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोटों की जो बटोराइश आप कर रहे हैं, लोग ये बात समझ रहे हैं। कम से कम देश को बेहतर बनाने का काम कीजिए और दीवार पैदा मत कीजिए। यही काम आप कर रहे हैं लगातार। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो यदि आपके इन सारे कामों में इतनी अहमियत होती और मजबूती होती तो दोबारा तिबारा आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आती। लगातार आपने कोशिश की, समझाने का प्रयास किया, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? अगर इसी तरीके से देखा जाए तो फिर यूपी में क्यों रिपीट हो गए सर ये, उत्तराखंड में क्यों रिपीट हो गए सर ये, खुद केंद्र में वापस से कैसे आ गई मोदी सरकार? अब आप कह देंगे कि पूरा ध्रुवीकरण के जरिए आई है, सब कुछ ध्रुवीकरण किया गया। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, कम से कम लोगों ने, जिन लोगों ने वोट दिया है और उसके आधार पे यदि सरकारें बनी है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन कैसे वोट आपने लिया उसके बारे में चर्चा तो होगी ना। वो कौन लोग थे जो यूपी में लगातार सड़कों पे निकल के कह रहे थे कि आवारा पशुओं की वजह से मेरे फसल बर्बाद हो रहे हैं? आज क्या उन लोगों के फसल बर्बाद नहीं हो रहे हैं क्या? वो कौन लोग थे जिनको आप नेशनल हाईवे दिखा रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमने कई जगहों पे हवाई अड्डे बना दिए। उस हवाई अड्डों में गांव के लोगों का कितना विकास दिखाई दिया आपको? ये तमाम तरह की चीजें हैं जो परेशानियां पैदा करती है लोगों को जब जमीन पे आप जाते हैं तो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी बड़े सेंसिटिव होते हैं इस मुद्दे पर। धर्म को सबसे ज्यादा हम लोग करीब से जानते हैं और उससे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हम लोगों की होती है। उसी तरह से राष्ट्रवाद की भी कनेक्टिविटी होती है और दोनों का इन लोगों ने मार्केटिंग किया है, दोनों को इन लोगों ने वोट के तौर पर भजाया है और लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम इसके साथ भी चलेंगे, लेकिन कम से कम सरोकारी मुद्दों की बात कीजिए साहब। देश में बहुत ज्यादा परेशानी है, लोग बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं। 100 रुपए का सरसों तेल 200 रुपए में बिक रहा है। गैस सिलेंडर का दाम कहां से कहां चला गया पिछले 8 वर्षों में। सुरेंद्र जी आपको जानकारी है कि पेट्रोल की कीमतें जो राजस्व आप वसूली करते हैं पिछले 8 सालों में 536% बढ़ी है। डीजल की कीमतें 206% बढ़ी है। इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। आप गैस सिलेंडर कितने जो 350 रुपए में मिल रहा था आज 1000 रुपए से ज्यादा पार कर गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप। कहां कहां आपको नॉक किया जाए और दिखाया जाए। लगातार जनता इन सब चीजों को वाच कर रही है और यही कारण है कि इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का गला घोट दिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना टांग फंसा दिया है आप लोगों के बीच में, आगे कदम बढ़ा दिया है। परेशानी आपको होगी, आप घेरते रहिए, गिरफ्तारियां करते रहिए, जेल में डालते रहिए, वो निकलेंगे और फिर अपने मिशन पे लग जाएंगे और अपने उम्मीदों के साथ अपने आप को कामयाब भी सिद्ध करेंगे और लोगों का प्यार भी पाएंगे। वो सुरेंद्र सिंह जी, केजरीवाल पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि आप एक ना एक दिन करेंगे गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की और आखिरकार वो दिन आ ही गया। लेकिन ये बात कौशिक साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको जो मर्जी करना है कर लीजिए, इनका अब नहीं, ये इनका विजय रथ अब नहीं रुकेगा। ये अब राज्य दर राज्य अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और लोगों को आपकी नीतियों के बारे में समझाएंगे। देखिए पल्लवी जी, कौशिक भाई जो के इस बात से तो पूरा देश सहमत है कि उत्तर प्रदेश में हम दोबारा आ गए और दोबारा प्रधानमंत्री भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बन गए और उत्तराखंड भी हम आ गए। ये तमाम ऐसे जगह है जहां हम आ गए। और जहां तक बात रहा आम आदमी पार्टी की, तो अब आम आदमी पार्टी की खेल खत्म हो चुकी है। इसलिए खेल खत्म हो चुकी है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी हमेशा आप अपने आप को साफ सुथरा साबित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन है नहीं साफ सुथरा। ये तमाम लोग जो हमने आपको गिनती करवाया था पहले, ये सारे लोग वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ थे और सबके लिए यही कहते थे बिल्कुल नहीं, वो तो साफ सुथरा है।
आप देखिए ताहिर हुसैन जो है, जो दंगा करवाए, तब संजय सिंह जी तब भी कहते थे कि नहीं, मेरा पार्षद जो है इसमें शामिल नहीं है। जब जांच हुआ, सारे चीज जब निकल के आया सामने, तो फिर अंदर गए, तो फिर हाथ खड़ा कर लिए। आज सत्येंद्र जैन जी के साथ भी यही होने वाला है। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई लेनी देनी नहीं है। ईडी ने मारा है, अगर उनके ऊपर आरोप लगेगा तो अंदर जाएंगे, और अगर आरोप साबित नहीं होगा तो वो छूट के आएंगे। तो आम आदमी पार्टी को डर किस बात की है? अरे जब वो आपका साफ सुथरा अच्छा मंत्री है, आप रिजाइन ले लो, और जिस दिन वो उधर से उनको क्लीन चिट मिलेंगे, आप फिर मंत्री बना देना, और ताकि आपकी एक छवि बनी रहेगी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि केजरीवाल जी ने एकदम डिसीजन, इतना साफ सुथरा डिसीजन लिया, मंत्री को इस्तीफा ले लिया, उससे रिजाइन करवा लिया। लेकिन वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सत्येंद्र जैन जी तो एक नाम का मोहरा है। अच्छा। मेन तो खेल केजरीवाल जी के पास है, इनका कुंडली। तो उनको पता है कि अगर सत्येंद्र जैन जी का अगर हम रिजाइन लेते हैं तो ये पूरी कुंडली जो है खुलेगा। और मैं पल्लवी जी आपको कह रहा हूं, नहीं तो ईडी कौशिक भाई में को भी इतना पता है दम नहीं है क्या कि वो कि- पूरी कुंडली खोल पाए? आपको लग रहा है कि सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से ही खुलासे होंगे? अब ईडी उनको लेकर गई है सर, तो खुलासे तो वैसे भी होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि ईडी ये काम नहीं कर पाएगी, जैसे 8 साल में नहीं कर पाई इस मसले का पटाक्षेप करने का? अगर वो गलत साबित नहीं होंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो हम खुद कह रहे हैं ना, अगर वो गलत साबित नहीं हुए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और अगर वो गलत साबित हुए तो अंदर जाएंगे। अब वो तो सर, इसमें तो मैं ही खुद कह ये रहा तो हूँ ना, चित्त भी अपनी, इसमें पट सफाई भी देने की अपनी। तो बात नहीं है। तो रिजाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, और पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि केजरीवाल जी जब साफ सुथरा है तो रिजाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? और जहां तक रहा साफ सुथरा का, तो देश की जनता को मालूम हो गया है कि केजरीवाल जी कहीं भी किसी प्रकार से कोई साफ सुथरा काम नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को जो है बेवकूफ बना के चलिए उनको ठीक है, कोशिश ठीक है। करते हैं कि अपने आप को जो है राजनीतिक बरकरार रखने के लिए। दीक्षित साहब, अनिल देशमुख के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि अनिल देशमुख का इस्तीफा कब लिया गया था? जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्या उसके तुरंत बाद इस्तीफा हो गया था? आप भी जानते हैं कि कितने दिनों बाद उनका पद उनसे छीना गया और सारी चीजें हुई, लेकिन आपको इस केस में ये चाहिए कि सत्येंद्र जैन तुरंत इस्तीफा दे दे या फिर उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए। अब आपको हथेली पर सरसों उगानी है। देखिए 2017 में FIR हुई, 8 साल से चल रहा था। FIR के बाद उनको उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौशिक जी बैठे हैं कि बहुत ईमानदार हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बता रहे हैं कि ये कर दिया। तो दिल्ली में इनको ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले हमारी ही सरकार थी, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री, और इतना घमंड नहीं करना चाहिए। प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम। मैं भाई सुरेंद्र जी को, कौशिक जी को, दोनों को कहना चाहता हूँ, ज्यादा घमंड न करिए कि हमारी सरकारें बनी। जनता है, सब जानती। आज आप हैं, कल हम हैं, तो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग न करिए। सुरेंद्र जी, आपकी बात सही है कि जब वो कुछ निकलेगा नहीं तो स्वच्छ साबित होंगे, क्लीन चिट मिलेगी तो आप वो फोड़ लेंगे, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तब क्यों इनका उपयोग किया जाता? कभी ईडी की, CBI की, जितने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं तो देखिए संदेह पैदा करता है कि 8 साल हो गए, FIR 2017 में हुई, उसके बाद आप शांत बैठ गए। कहाँ थी ईडी, कहाँ थी CBI? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तो आप बिल्कुल सोचें कि हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी तक उनका इस्तीफा केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर उनको ले लेना चाहिए था। तो मैंने कहा ना कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुधारना। तो केजरीवाल जी, मोदी जी छोटे बड़े भाई हैं बोलने में, इनसे बोलने में इनको महारत हासिल है। ठीक है कौशिक जी। अच्छा, एक बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन तो छोटी मछली है, बड़ी मछली तो अरविंद केजरीवाल है, सारी कमाई उनके पास है। ठीक है, इल्जाम लगाएंगे ही। अब
बात लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कितना आसान है ये कह देना कि राजनीतिक विद्वेषपूर्ण जो कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, उसके आधार पे आप इस्तीफा दे दीजिए, आप जाइए कोर्ट में जाइए, जिस दिन क्लीन चिट आइएगा उस दिन फिर आप दोबारा वापस आ जाइएगा। ऐसा होता है क्या? जब एक तरफ हम खुद कह रहे हैं ये बात कि आप लगातार देश के संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करते हुए इस तरह का कदम उठा रहे हैं, आप यदि ईमानदार होते तो पहले कार्रवाई करते। अभी तक कहां थे आप? तो स्कूल हुए थे। जब एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं तो उन्हें डंके की चोट पर ये बात कहना चाहिए कि राजनीतिक विद्वेषपूर्ण ये कार्रवाई है, और इस तरह की कार्रवाई से यदि इस्तीफे होने लगे तब तो हो गया काम। राजनीतिक पार्टियां काम करना शुरू कर दी। बार बार हमें ये समझाया जा रहा है कि पंजाब में जिस तरह से डॉक्टर विजय सिंगला का इस्तीफा लिया गया या गिरफ्तारी कराने की बात हुई, मैंने कहा कि उसमें किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई हाथ नहीं था, और ऐसा नहीं था कि कोई स्टिंग ऑपरेशन करके विपक्षी पार्टियों ने इस तरह के खेल को उजागर किया था। पार्टी को स्वतः संज्ञान में लेते हुए पार्टी ने, उसे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति हमारे पार्टी में रहते हुए बेहतर काम नहीं कर रहा और इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, पार्टी को लगा और पार्टी ने एक्शन लिया, हार्ड एक्शन लिया। लेकिन विपक्षी पार्टी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करे और पार्टी उसको बर्खास्त कर दे, हटा दे, अपने पार्टी में से निकाल दे और फिर वहां क्लीन शीट लेके अब वहां से आए, ये बहुत गलत परंपरा है। मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आज वो केंद्र में है, कल कोई और होगा, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं। सत्ता में रहने वाले लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम इस तरह की क्षुद्र राजनीति भी नहीं करनी चाहिए, ये निचले स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको कार्रवाई करनी है। मैंने कहा शुरुआती दौर में ही, मैंने कहा कि उदाहरण के तौर पर मैंने कहा अजीत पवार साहब के यहाँ दौरा दिया गया, क्या हुआ, क्या मिल गया वहां पे? क्या बिहार में इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई? सबको दोहराना मैं नहीं चाहता, लेकिन पूर्ववर्ती आपके रिकॉर्ड बताते हैं कि आपने विपक्षी पार्टियों को इस तरह से प्रताड़ित किया है। ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी का भी अपना एक दर्द है। इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी पोथियां लेके जीजा जी 2G 3G 4G करते थे, कितनों को आपने भेज दिया, उस भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर भेज दिया। तो लोगों को बरगलाइए नहीं। आप जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाने और नकेल कसने की बात करते हैं, लोगों को दिखे तो सही। जितने लोग आपके शासनकाल में यहाँ से भ्रष्टाचारी फरार हुए पैसे लेकर के, कम से कम उसे लाइए तो सही, उसी को पकड़ लीजिए, आप लेके आइए अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाइए। लगातार यहाँ से भ्रष्टाचारी और पैसे ले लेकर, और इतने पैसे, कम पैसे की बात नहीं है। और एक तरफ लोग बाहर फरार हो रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ गरीबों की बात कर ले तो गांव में से ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, यदि उसका एक इंस्टॉलमेंट नहीं चला, लोन का नहीं जाए तो। और बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का बड़ी आसानी से आप कितने रुपए माफ कर दे रहे हैं, ये भी देश की जनता देख रही है। तो आप किसके हितैषी हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं? चंद घरानों के पास पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बराबर का पैसा है। 80% पैसा चंद घरानों के पास है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेकर के बैठी हुई है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। गरीबों की हालत क्या है, कम से कम गरीबों के बारे में सोचिए। गरीबों के बारे में यदि आप ऐसा सोचते, निश्चित तौर पर लोगों ने बहुत प्यार दिया है और नरेंद्र मोदी जी के नाम का भरोसा भी है लोगों के मन में, लेकिन उस भरोसे पे खरा उतरिए, लोगों को ठगिए नहीं। लोगों को इस तरह की राजनीति मत बताइए कि जो नजीर पेश हो और आने वाले वक्त में वो यदि कभी आपके जगह पे पहुंच जाए, आप कुर्सी पे पहुंच जाए, तो फिर आपके साथ उसी तरह का बिहेव करे। ये मत कीजिए कम से कम। ठीक है। सुरेंद्र सिंह जी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी केस दर्ज हुआ था सत्येंद्र जैन पर, लेकिन वहां से भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। और सही बात है कौशिक साहब की, अगर इसी तरीके से काम होने लग गया फिर तो चल गई सियासत, या फिर तो चल गई सरकारें, कि आपने कोई आरोप लगा दिया या कोई मामला दर्ज हो गया और उन्होंने मंत्रिमंडल से मंत्री को निकाल दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण है CBI का केस। आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर चला, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। देखिए, कौशिक भाई ने जो कहा कि गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है, लेकिन नहीं, कौशिक भाई भूल गए, जब से 8 साल से और 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। उन्होंने कहा कि आप प्रदेश की बात कीजिए, केंद्र की बात मत कीजिए। मैं प्रदेश की ही बात कर रहा हूं संजीव भाई। आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और इतिहास गवाह है, 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी। वहां तो ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नोएडा अगर मैं आ जाऊंगा तो चुनाव हार जाऊंगा और मेरा CM पद चला जाएगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन आपने भी देखा होगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से बार बार NCR के अंदर, नोएडा के अंदर आके एक से एक काम किए
जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है हमें दोबारा आने का मौका दिया। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि छोटे भाई बड़े भाई, अरे भैया आप भी भूल गए, ये आप ही का नाकामी का कारण है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आपने ही उस वक्त इनको सपोर्ट किया था, इनको आपने सरकार बनाने में साथ दिया था, जिसका कारण आज आप पूरे देश से खत्म हो गए। तो आप अपनी नाकामी जो है दूसरे के ऊपर मत थोपिए। आप अपनी जो है, अभी आपके दल का जो है बैठक हुई थी राजस्थान के अंदर, क्या कोई वहां पे कोई नतीजा निकला? जिस दिन वहां बैठक खत्म हुआ, 2-2, 3-3 जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो है आपके पार्टी से गायब हो गए। तो आपको चिंतन करने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक हिमाचल की बात रही, तो हिमाचल में फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें ईडी का या सत्येंद्र जी का वो कोई रोल ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, वहां इनकी कोई संगठन ही नहीं है। पूरी संगठन तो खत्म हो चुका है। तो वहां कौन सी ये योजना लेके आ रहे हैं, कौन सी ऐसी वहां पर ये तोप चला देंगे कि हिमाचल की जनता जो है आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे? अरे हमने वहां विकास किया है, उस विकास के नाम पर दोबारा हम आएंगे। चलिए, वो तो सर आने वाला वक्त बताएगा, ये तो हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। राजेश जी, आखिरी कमेंट आपका ले लेते हैं क्योंकि समय अब कम होता जा रहा है। ये सीधी सी बात है, ये जो सत्येंद्र जैन के ऊपर इस समय की गई है, कहीं ना कहीं केंद्र की इशारे पर है, सीधा सीधा साफ साफ दिखता है। और जब भी चुनाव आते हैं तब ये ऐसा करते हैं और उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं होते। रही बात, हम सुरेंद्र जी ने कहा कि आपके कारण आप बैठी, अरे हम तो कह रहे हमारे कारण आप भी बैठे। हम तो पूरे देश में थे, आज आप 2 सीटों में रहते थे, भूल गए हैं आप। सिर्फ 2 सीटें, पूरे भारत में 2 सीटें थी, याद करिए सुरेंद्र जी। तो मैं फिर कहता हूं कि घमंड मत करिए। आप आगे आने वाले चुनाव में देखिए, ना कांग्रेस कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। आने वाले समय में कांग्रेस ही आपको टक्कर देगी और कांग्रेस ही आपसे केंद्र में भी वापसी करेगी। हम भी 10 साल रहे, हमारे मनमोहन सिंह जी भी 10 साल रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे कभी घमंड नहीं किया है। कभी नेताओं को जबरदस्ती ईडी के छापे, सीबीआई के छापे नहीं डलवाए। तो आप अपने नेताओं से कहिए कि ठीक है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। और मैं कौशिक जी से भी कहूंगा कि भाई आप बहुत ईमानदार, सबके आपकी केजरीवाल आपकी पार्टी बहुत ईमानदार है, आप भी ईमानदार हैं, तो सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा ले लें। इसमें कौन सी बड़ी बात, नीचे मिल जाएगी, वापस फिर मंत्री बना दीजिएगा, अपने मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, केजरीवाल जी की जगह बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और 8 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है, क्या वो एकदम सही है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में का चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन को बनाया गया है। और दूसरी बात, बीच में इस मामले में सुनवाई और पूछताछ सब कुछ बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। खैर, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सत्येंद्र जैन का इस मामले में आगे क्या कुछ हो पाता है। अभी हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं इस मसले पर जो आ रही हैं। ये 8 साल पुराना केस है। 7 बार इस केस में सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया और हर बार उनको वापस भेज दिया। आज अचानक 8 साल के बाद उनको हिमाचल के चुनाव के पहले, क्योंकि वो हिमाचल के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि बीजेपी वहां बुरी तरीके से हार रही है। ऐसे ही एक मामले में सीबीआई ने अभी क्लीन चिट दी, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और सीबीआई ने कह दिया हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं। तो आपने ड्रामा कर रखा है। देश की इतनी बड़ी एजेंसी आप बताते हो ईडी को, उसको एक मामले का निपटारा करने में, जांच करने में 8 साल लग गया। 8 साल।
और 7 बार आप बुलाए, आपको कभी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। जैसे हिमाचल का चुनाव आ गया, आप गिरफ्तार करके अंदर डाल रहे हो। क्या इस बात को देश के लोग समझते नहीं? क्या इस बात को लोग भूल गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, सारे मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा, 34 एमएलए को गिरफ्तार करके जेल में डाला, अपमानित किया, कोर्ट से बाद में उनको बरी किया गया। तो बीजेपी की ये नौटंकी हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। 9 एफआईआर बाबा जी ने किए एक दिन में मेरे खिलाफ। सेडिशन का चार्ज, राष्ट्रद्रोह लगाया, 23 एफआईआर की है यूपी के अंदर। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल सर्वविदित रूप से अब एक झूठे व्यक्ति हैं। उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में भी झूठ बोला। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अभी ये पूरी टीम, पूरा कुनबा इनका सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए उनको तरह तरह के मुद्दे लेकर के आएगा और एक हवाला कारोबारी को बचाने की कोशिश करेगा। It has just been reported that the Enforcement Directorate has arrested Delhi Health Minister Satyendra Jain for serious crimes. Now the big question is his party boss and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal going to expel him from the Aam Aadmi Party like he did recently with the minister in his new Punjab government? Or are such gimmicks limited to the party's new entrants in a place like Punjab, where they are trying to build a fake narrative of honesty, but that the same rules don't apply to the Aam Aadmi Party's old hands who are involved in massive corruption in Delhi? Mr. Kejriwal should not only expel this highly corrupt minister, but also take action against the many people in his party who are involved in various corrupt schemes, such as those who are involved with the liquor mafia. चुनाव का तो ये भी जांच का विषय है कि क्यों आखिर वो गिरफ्तारी उस समय रोकी गई, क्या ऐसी साठगांठ हुई, क्या मसला था, क्या किसी का एहसान लिया गया, ये कई प्रश्न हैं, कहीं सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ है। तो ये जो आज ईडी ने पूरी तरह से अपने, यदि आपने आदेश को उसको पढ़ा हो, एफआईआर को पढ़ा, उसमें सीधे तरह से कहा गया कि ये हवाला बिजनेस में, कारोबार में लिप्त पाए गए हैं। और इसमें मैं कहना चाहता हूं, ये जो गिरफ्तारी है, ये एक ऐसे अरविंद के राजदार की गिरफ्तारी है जो तमाम उन बातों को जानता है जो पिछले 2013 से लगातार, चाहे वो फंड रेजिंग का इश्यू हो, चाहे पैसे कलेक्शन टिकटों का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, दिल्ली में पैसे उगाही का मामला हो। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।